जनता ने बताया है कि वही जनार्दन है। मुझे लगता है आज की तारीख में तो देश में जनार्दन इलेक्शन कमीशन है। दूसरी पार्टियों के लिए पनौती है कांग्रेस। ये होता है यदि कार्य जन सेवा के तो क्यों पूछनी पड़ती आपको लोगों की जाति। अपमान किया है तुमने सनातन का तो चढ़ी रहेगी तुम पर 7.5। सनातन कभी नहीं रुका। कांग्रेस की सत्ता थी, मंदिर तब भी थे, संत महात्मा तब भी थे, पूजा पाठ तब भी थी। पैर कौन पकड़ रहा था? एक रेपिस्ट रेप करके पैर पकड़ रहा। चलिए चुनौती है, पूछिए सवाल। तो आज जनता जनार्दन के साथ वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में आपका अभिनंदन है, स्वागत है आपका। ये देश है हमारा में कैलेंडर बदला लेकिन विपक्ष के बुरे दिनों की सारसती खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सारसती आप समझ गए ना, विपक्षी पार्टियों ने सब करके देख लिया। मोदी के खिलाफ सबने अपनी विचारधारा को चूल्हे में झोंक कर देख लिया। गठबंधन के नाम पर का नाम इंडिया रखकर देख लिया। ईवीएम पर लांछन लगा के देख लिया। वोट चोरी वाला नैरेटिव गढ़ के देख लिया। लेकिन विपक्ष के हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा और बीजेपी के मुद्दों पर जनता का अटूट भरोसा घटने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने साल 2025 का खात्मा जीत के साथ किया था, जबकि 2026 का आगाज महाराष्ट्र की महानगर पालिकाओं में बंपर जीत के साथ हुआ है। यानी फिलहाल तो साम दाम दंड भेद विपक्ष के काम कुछ नहीं आ रहा है। सवाल है कि विपक्ष हार के असल कारणों पर चिंतन करेगा या सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी और लीपापोती का एक खेल होगा। वीकेंड एडिशन में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे सटीक, सबसे धारदार बातचीत। जनता जनार्दन पूछेगी जोरदार सवाल, मेरे युवा मित्र पूछेंगे जोरदार सवाल। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है आपका आज के इस खास वीकेंड एडिशन में। दो 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद इतिहास एक बार फिर दोहरा दिया गया है। महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया। इन नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी के सामने विपक्ष के मुद्दे बेहद लचर साबित हुए। वोट चोरी का मुद्दा पहले ही बिहार में दम तोड़ चुका है। अब उद्धव गुट के संजय राउत ने दावा किया है कि वोटिंग के बाद बीजेपी ने एक लंबी बैठक कर नतीजों को पहले ही फिक्स कर दिया था। इससे पहले उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि वोट डालने के बाद लगाई जाने वाली स्याही आसानी से मिट रही है। राहुल गांधी भी अब इसका समर्थन कर रहे हैं। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है कि सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है। विपक्ष सिर्फ बहाना ढूंढते रहती है, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी नोट्स का इस्तेमाल और कभी इंक के ऊपर। उत्तर भारतीयों के खिलाफ दशकों पुरानी हिंसा वाला एजेंडा न उद्धव ठाकरे के काम आया और न ही राज ठाकरे के। ठाकरे परिवार का राज था, अभी वो इतिहास हो गया। तुष्टीकरण की नीति के लिए उद्धव ठाकरे जी ने विधानसभा और लोकसभा में समझौता किया था। उससे लोगों को समझ में आ गया कि भारत का और मुंबई की रक्षा कौन कर सकता है। उधर बंगाल में भी बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने के चक्कर में टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आईपैक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसने ममता सरकार की बड़ी किरकिरी की है। चुनाव में मुद्दे मायने रखते हैं और बीजेपी की चौतरफा प्रचंड लहर बताती है कि जनता उनकी बातों और मुद्दों पर यकीन कर रही है, जबकि विपक्ष के मुद्दे बेहद हल्के साबित हो रहे हैं। सवाल है, विपक्ष बहानेबाजी वाले मोड से बाहर निकलेगा? सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष की लचर प्लानिंग बीजेपी को खुला प्लेइंग ग्राउंड दे देती है? तो स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में।
आइए परिचय करा देते हैं आज मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। मेहमान मेरे साथ इस चर्चा के अंदर आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। मलूक नागर है, महासचिव है रालोद के, उनका स्वागत है। राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनका स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। और गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आइए शुरुआत करते हैं रैपिड फायर राउंड की। और रैपिड फायर राउंड में सबके लिए एक एक सवाल है। शुरुआत करते हैं गौरव भाटिया आपसे। 13 राज्यों में बीजेपी की अकेले सरकार है, केंद्र में तीसरी बार सरकार है, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बंपर जीत है। क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस मुक्त भारत वाला टारगेट पूरा हो गया है या अभी कुछ बाकी है? देखिए, ऐसा है, जनता ही ये तय करेगी। आप इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे, एक थी कांग्रेस जो आम आदमी, लेकिन उन्होंने बोला कांग्रेस बहुत बड़ा जहाज है, डूबते डूबते भी समय लगेगा। लेकिन अगला एक लाइन का जवाब चाहिए, एक लाइन का। क्या तेज प्रताप यादव एनडीए के समर्थन से बिहार में एमएलसी बनेंगे, हाँ या ना? मेरे जो है लक्ष्मण रेखा के बाहर का सवाल है, मतलब कुछ तो रेखा है इसमें। मेरी जो रेखा है उसमें ये सवाल नहीं है, इसलिए मैं उत्तर नहीं दे सकता। जी। चलिए आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं इसकी जगह। क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में जो इतनी बड़ी जीत हुई है, ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से है या महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं की वजह से है? देखिए, ऐसा अमीश जी, न्यूज 18 चैनल नंबर 1 है, आपके एक एमडी है, एंकर अमीश देवगन है। जब चैनल अच्छा करता है तो लोग श्रेय सबको देते हैं। वैसे ही एक पार्टी, एक परिवार होती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में। मैंने तो एक लाइन में जवाब पूछा था। आलोक शर्मा, अब आपकी बारी है। क्या महाराष्ट्र का चुनाव में कांग्रेस का जो इतना बुरा हाल हुआ है, ये वाकई आपके लिए सोचने की घड़ी है? और लगातार चुनावों में जो हो रहा है, देखिए, पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए ही सोचने की घड़ी है, हमारे लिए भी घड़ी है सोचने की। जिस तरह से लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, इन्होंने सबका नाम लिया, नितिन नवीन का नाम नहीं लिया अपने अध्यक्ष का, क्योंकि डमी है। ओके, मैं अगला सवाल। क्या कांग्रेस आजादी के बाद धर्म के आधार पर नफरत की राजनीति के खिलाफ नरम रवैया अपनाया है? मौलाना अरशद मदनी के इस बयान से आप सहमत हैं या हाँ या ना? देखिए, बीजेपी के बहुत सारे संस्करण देश के अंदर घूमते रहते हैं। हमको मदनी है, कोई ओवैसी है, फलाना है, कोई डिकड़ा है। बीजेपी के संस्करण है। फिर कहूंगा कि ये जिस तरह के बयान ये लोग देते हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता है। ओके, आपको मदनी अच्छा, जी आप को मानते हैं मदनी साहब बीजेपी का संस्करण है, हाँ या ना? मदनी साहब बीजेपी का संस्करण है, हाँ या ना? विवेक, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जो बात करते हैं कुछ लॉजिकल बात है, ऐसा नहीं है। मदनी साहब की हर बात को आप नकार नहीं सकते, आपको सुनना पड़ेगा। आप सुनिए और विचार करिए। अगला सवाल जी। अब महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ है, हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा, चोरी हो गया? नहीं, इस बार वोट चोरी नहीं, इस बार कुछ नया आया है। इस बार इंक डाइल्यूटेड थी, नया, तो इंक चोरी कह सकते हैं। चलिए। अच्छा, महाराष्ट्र में महा आघाड़ी जो थी विवेक जी, वो महापिछड़ी बन गई है, भाई इंक जब मिटने लगेगी तो हम पिछड़े होंगे। चलिए, तो इस बार इंक का खेल आप लोगों ने कर दिया। अब नया खेल क्या होगा बंगाल के अंदर, बताइए मलूक नागर। देखिए, ये इनके कांग्रेस के नेता ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, हमारे देश के खिलाफ जाए, तो जो मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब पे आ रहा हूं। अरे भाई साहब, मेरे सवाल का जवाब। अच्छा, विपक्ष ऐसे सवाल पूछेगा जो देश के खिलाफ जाए, पाकिस्तान के फेवर में जाए, तो पश्चिम बंगाल में इनकी वही हालत होगी जो बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में हुआ। आप राजनीति में आप परिवारवाद के खिलाफ है? सेवा करने के पक्ष में है। अरे परिवारवाद के खिलाफ है, हाँ या ना? सेवा करने के पक्ष में। मैं समझ गया, मैं आपको फंसाना नहीं चाहता। आपकी पार्टी रालोद है, चौधरी चरण सिंह वाली पार्टी, उनके बेटे अजीत सिंह, फिर आगे जयंत चौधरी। आपको मैं फंसाना नहीं चाहता, आपका जवाब मैं समझ गया। परिवारवाद के चक्कर में मत फंसिएगा, आप फंसा देंगे गौरव भाटिया आपको। आलोक शर्मा, एक और चुनाव, और 2024 में ऐसा लगा बीजेपी खिसक जाएगी, लेकिन बीजेपी ने कमबैक किया। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर, चाहे महाराष्ट्र के निकाय चुनाव हो, चाहे बिहार के विधानसभा चुनाव हो, जनता ने बताया है कि वही जनार्दन है और पब्लिक ने बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में वोट डाला है? देखिए, मुझे लगता है आज की तारीख में तो देश में जनार्दन इलेक्शन कमीशन है, जो चाहता है वो करता है। जिस राज्य में वोट बढ़ानी होती है बढ़ जाती हैं, जिस राज्य में घटानी होती है घट जाती हैं। एसआईआर पे लगातार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है। बीजेपी एक काम देश के लिए नहीं करती है, उसके बावजूद उसको जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी जाती है। 2014 का ही देख लीजिए, उससे लेकर अभी तक जितने वादे थे मोदी जी ने, जो बड़े बड़े वादे किए, उनमें से कौन सा पूरा हुआ?
मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। आज तक रोजगार की जो हालत है वो पूरे देश को पता है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। महिलाओं के आंकड़े जितने भी उनके ऊपर क्राइम हैं, ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में देख लीजिए टॉप पर हैं वो, और लगभग 50 से 60% 2014 के बाद बढ़े हैं। रुपया और डॉलर की तुलना कर लीजिए। लेकिन सारे मुद्दे उठाए आलोक भाई आप लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी तो जनता आपको बाद नहीं। इलेक्शन कमीशन है ना के मलूक नगर। देखिए देवगन साहब, इनके सामने ऐसे ना कहें तो चारा क्या है। मुझे पूरे देश के सभी प्रदेशों में एक में बता दो जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन कहीं इकट्ठा होकर लड़ा हो। जब महाराष्ट्र में और बीएमसी चुनाव में, जो महाराष्ट्र के लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए एशिया में सबसे बड़ी बीएमसी है, वहां इकट्ठे होकर ये लोग नहीं लड़ सकते। सपा अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, उद्धव साहब अलग लड़ रहे हैं, राज साहब उद्धव साहब के साथ मिल गए। जब ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते तो जीत कैसे सकते हैं? एक बात कहनी है मुझे देवगन साहब, एक बात, आज कांग्रेस पूरी दूसरी पार्टियों के लिए अभिशाप है, या ये कह सकते हैं पनौती है कांग्रेस दूसरी पार्टियों के लिए। मलूक नागर ने बोला कांग्रेस पनौती है, कांग्रेस बोझ है बाकी विपक्षी दलों के लिए। जवाब आलोक शर्मा। देखिए, मैं समझता हूं इस तरह की शब्दावली का उत्तर देना भी ठीक 40 नहीं है। सेकंड जी। लेकिन पनौती कौन है और कौन नहीं है देश जानता है। किस तरह से आज अमेरिका से हमारे नागरिकों को हथकड़ियां और बेड़ियां लगकर आती हैं और ट्रंप के सामने मुंह नहीं खुलता है। कौन पनौती है कौन नहीं है वो सबको पता है। सबको पता है कि आज डॉलर की तुलना में रुपए की क्या हालत है, सबको पता है। कहां डॉलर अमेरिका पहुंच गए, पनौती आज हालत ये है, लेके बैठ गए आप। आज अपने आप तो डूब गए, दूसरों को भी ले डूबे। ओके, जवाब आलोक शर्मा। दुर्भाग्य यह है कि जिस देश की अर्थनीति, विदेश नीति पूरी तरह से बंटाधार कर दी गई, आज हालत यह है कि अब हम अपने हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में नहीं बचा पा रहे। सरकार अपने मुंह पर टेप लगा के बैठी हुई। देखिए, मैं इनकी बातों को ना गंभीरता से लेता हूं ना बुरा मानता हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने फैला दिया है हर जगह रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा है इनकी सहायता, इसलिए इनको हो रही है दिक्कत। और देखिए, आप सब कुछ छोड़िए, देखिए दर्द होगा, मैं माफी पहले ही मांग लेता हूं कांग्रेस के साथी से, लेकिन ये बताना जनता को जरूरी है कि हार क्यों रहे और कैसे हार रहे हैं। आपको मालूम है, जितने ऑमलेट नहीं बनते यहां बाहर रोड में ऑमलेट बनाने वाला, उससे ज्यादा अंडे तो राहुल गांधी लाता है। आपको मालूम है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का है अंडा, आपको मालूम है आंध्र प्रदेश में क्या है अंडा, दिल्ली में क्या आया अंडा, इस बार नहीं पिछली बार भी अंडा, बार बार अंडा। जनता मारे है इन्हें डंडा, क्योंकि ये है भ्रष्टाचारी और ये है परिवारवादी। अब मैं आपको बताता हूं, बिहार में 6 सीटें आई, AIMIM जैसी पार्टी 5 सीटें लाती है, ये 6 लाते हैं। एक भस्मासुर है, वो कहता है मैं महाराष्ट्र आया हूं, पहले निपटाता है उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, फिर वो आता है अरविंद केजरीवाल के पास, कहता है अरविंद तुझे तो मैंने निपटा दिया, फिर वो जाता है बिहार, तेजस्वी यादव को निपटाता है। अब वो कहता है अखिलेश मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूं, तुम भी निपटोगे हम भी निपटेंगे, कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं बचने वाला। एक मिनट, बस एक लाइन और। हाँ, एक लाइन बोल दीजिए, फिर आलोक शर्मा, देन विवेक एंड राजकुमार भाटी। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आवाज उठाई तो गर्व से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने उठाई, सरकार ने बात करी और कहा ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो हिंदू आतंकवाद का आविष्कार करे, जो आज तक राम मंदिर अयोध्या नहीं गया हो, जिसने वकील खड़े करा दिए हो कि राम मंदिर ना बने, आज वो उससे पूछता है जिसने 4 प्रदेश की सरकारें न्यौछावर कर दी, और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और तंज कसते थे अमीर भाई, तंज कसते थे, मैं भूला नहीं हूं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने कहा मंदिर वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है, तुम्हारी बदकिस्मती है तुम कभी वहां जा नहीं पाए, यही श्राप मिला है कांग्रेस पार्टी। ओके, मैं आपका रुख करता हूं, आपका रुख करता हूं। देश मैं स्वयं राम मंदिर 6 से बार ज्यादा जा चुका हूं। सर, आपके नेता राहुल गांधी की बात मैं फिर कहूंगा, ये नेता हर आदमी की अपनी आस्था है। अगर केवल ध्वजा चढ़ाने से और पतंग उड़ाने से और डुगडुगी बजाने से देश की सीमाएं सुरक्षित होती हो तो जरूर करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कितने राफेल गिरे आज तक देश की सरकार नहीं बता पाई है। तमाम चीफ जो हमारे आर्मी के हैं उन्होंने क्या क्या वक्तव्य दिए हैं वो सब सुन लीजिए आप। हुडा के क्या वक्तव्य हैं, चौहान जी के क्या वक्तव्य हैं। केवल देश की जनता को गुमराह करना
जांच एजेंसियों को जेब में रखना, इलेक्शन कमीशन को मुट्ठी में रखना। आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, अब तो जनता पे भरोसा नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट तो कोई क्या करेगा? अरे सुप्रीम नहीं नहीं, कोर्ट एक सेकंड ऑफ एक सेकंड इंडिया एक के सेकंड, जस्टिस को, चीफ मीडिया ने जस्टिस तो को आपको हरियाणा में, जब झूठा अब मारा मीडिया ने आपको आगे रखा था या पीछे रखा था मुझे नहीं पता, हरियाणा में आपको मीडिया ने बोला आप जीत रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आप चुनाव हार गए, क्यों? पूछना चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि आपने ना मीडिया आगे है या पीछे है, आगे है या पीछे है, इसके जवाब आप दीजिएगा। लेकिन विवेक श्रीवास्तव आप पहली बार बोल रहे हो, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि हर चीज गलत है, सिर्फ कांग्रेस सही है? सीधा सवाल पूछता हूं। मैं बिल्कुल आऊंगा इसके ऊपर। सबसे और पहले सबसे पहले तो आप एक और चुनाव आप लोग हार गए हो। हाँ, वो ठीक है, हम हारे और अब दुखी हैं हम इस बात से कि हारे हैं, कोई भी कारण हो। पनौती शब्द का आपने प्रयोग किया, जो हमने देखा बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार को भी खत्म करने की साजिश हुई, पनौती शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। शिंदे सेना समाप्त, और अब सिर्फ यूबीटी रहेगा। बिल्कुल समाप्त होगी। जिस तरीके से सीटें कम हो रही हैं, ताकतवर होकर उधरे। देखिए, कांग्रेस को मैं पनौती नहीं मानता, हमारे इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा घटक दल है। हमारी उम्मीदें हैं, लेकिन कांग्रेस से हमारी उम्मीदें हैं राहुल गांधी से। डिमांड करो, हम चाहेंगे राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, या कोई भी बने। कल जब हम मिलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम लोगों ने, लेफ्ट ने समर्थन दिया था, 65 मेंबर पार्लियामेंट थे सर, थे ना। मैं आज की बात कर रहा हूं, भविष्य की ये बात जितना मर्जी गलत करें, चाहे हम ईवीएम की बात करें या इंक गायब की बात करें, कांग्रेस को नेतृत्व लेकर के बैठना होगा, रणनीति बनानी होगी जिसमें सबको सम्मिलित होना पड़ेगा, ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बोला कि इंक गायब हुई, बिल्कुल सही है, हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आप महाराष्ट्र हारे, बिहार हारे, देखिए, दिल्ली हारे, हरियाणा हारे, अब ये नगर निकाय का चुनाव भी महाराष्ट्र में हार गए। कांग्रेस आपका दुख तो खत्म ही नहीं हो रहा है, कैसा दुख है आपका? कांग्रेस के साथ लेफ्ट की शांति ना सर, शांति सर, 20 सेकंड। कांग्रेस के साथ लेफ्ट की बहुत सी बातों में मुख्तलिफ राय रही है, लेकिन हमारा एक चीज मानना था कि कांग्रेस अगर इलेक्शन में कम सीटें आई हैं या हार गई हैं, तो वो तंत्र का प्रयोग इस तरीके से नहीं करती थी जिस तरीके से आज सत्ता में फेविकॉल लगा के चिपकने के लिए ये सरकार और ये पार्टी कर रही है। ओके, गौरव भाटिया। और उसका उत्तर सिर्फ कांग्रेस और राहुल दे सकते हैं कि करना क्या है। ओके। मुझे तो विवेक भाई बड़े अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन कंफ्यूज कितने हैं। अपनी पार्टी के लीडर का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी अच्छे हैं। अरे इतने अच्छे हैं तो केरला में मिलके चुनाव लड़ लो ना, वहां नहीं लड़ेंगे। और आपको मालूम है, वायनाड से जब चुनाव लड़ी प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी जब लड़ते हैं तो एनी राजा खड़ी हो जाती है। अगर इतने अच्छे हैं तो एक साथ मिल जाओ ना। लेकिन दिक्कत क्या है अमीश भाई, देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्यों आगे बढ़ रही है? जो असंभव था, जो सपने कांग्रेस पार्टी दिखाती थी 60-70 साल, लेकिन पूरे नहीं करती थी, वो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे करके दिखाए। मैं 3 सवाल छोटे-छोटे पूछता हूं, आप तीनों का जवाब दिए। आप ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करते हैं, आप एसआईआर कराते हैं, उससे आप जीतते हैं। तीसरा पॉइंट अब इंक वाला है। इन तीनों के पॉइंटेड जवाब, देन आलोक शर्मा एंड देन राजकुमार भाटी। देखिए, सबसे पहले एसआईआर पे जवाब दे देता हूं। एसआईआर बिहार में हमने देखा हो रहा था, राहुल गांधी एसआईआर कर रहे थे, और सच्चाई ये है, आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। 1, 2, इन्होंने कोई अपील नहीं डाली जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है। 3, जनता ने भारी संख्या में निकल के वोट दिया। और चौथा, अगर जनता को दिक्कत होती तो प्रदर्शन करती कि नहीं मेरे भाई बहन? बताइए, नहीं किया। अब जब हार गए तो उसके बाद कहने लगे कि गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, लेके आया हूं। जी। पूरा नहीं पढ़ूंगा, समय कम है। इन्होंने पहले कहा मशीन रीडेबल फॉर्मेट दो, कमलनाथ गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईसी डिसाइड करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई मशीन रीडेबल फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। ये हुआ 2019 में। फिर इन्होंने कहा ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी डाउन है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक जबरदस्त संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष चुनाव 25-30 साल से करा रही है। ये 2019 में कहा। तीसरा, इन्होंने कहा ईवीएम में टैंपरिंग हो रही है। तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, उन्होंने कहा जब आप हार जाते हो तो टैंपरिंग हो जाती है, लेकिन जब आप जीत जाते हो तो कहते हो ये बहुत अच्छी है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कभी ईवीएम खराब, बहानेबाजी से आगे निकलना पड़ेगा, 24/7 की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। आपके शिवसेना भी आज की डेट में यही बात कह रही है कि 24 घंटे 24/7 की राजनीति करनी पड़ेगी। 24/7 की राजनीति जिन्होंने की,
आज 3-3 महीने तक दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे, 1-1 महीने स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। जिन्होंने नहीं की थी उस समय पर दिल्ली बेहतर थी। जिन्होंने 24/7 राजनीति की, 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे और बड़े इंदौर में मर गए, मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आया गंदा पानी पी के। दुर्भाग्य यह है कि हर चीज को हाईजैक किया हुआ है। SIR पर ट्रस्ट डेफिसिट है। इलेक्शन कमीशन से 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कहा कि नहीं कहा? चलिए अभी मैं अमीज जी आप बता दीजिए। गौरव भाटिया जवाब। मैंने इनकी पूरी बात सुनी, मैंने प्रमाण दिया, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कौन सा जजमेंट है, किस जज ने दिया है, किस तारीख को आया, छोड़िए, तैयारी से नहीं आए। मैं एक बड़ी बात जो कहने जा रहा था, तैयारी से आए, प्लीज अब बीच में नहीं, आप तैयारी से आए, आप तय कर लीजिए। मुझे बता दीजिए, अगर ऐसे अंकिता भंडारी केस में सीबीआई रिकमेंडेशन हुई है, उसकी लेटर है इनके पास, आदत है, तैयारी से आए। जवाब अब मैं बोल लूं। चलिए देखिए, है क्या, आपकी डिबेट होती है 45 मिनट की। मैंने कहा ना, रायता फैलाने की। अरे भाई, अंकिता भंडारी पे सीबीआई रिकमेंडेशन हुई है, आप उसकी चिट्ठी जनता को दे सकते हैं। भैया बरनौल है, लगा। अब बरनौल आप अपने लगाइए भाई, पिछवाड़े भी लगा दो। ये सब नहीं। बरनौल का क्या मतलब है भाई? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर दो ना भाई। देखिए, सबसे पहले जिन शब्दों का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं, ये राहुल गांधी ने सिखाते होंगे, पिछवाड़ा पिछवाड़ा। मुझे नहीं, बहुत कुछ सीखे हैं। बोल लीजिए। हनुमान जी को उड़ा रहे हैं, अगर ये कांग्रेसी कोई कर दे तो ये मीडिया वाले आग लगा दे पूरे देश में। हनुमान जी को उड़ा रहे हैं मोदी, कभी राम जी को पकड़ के लगा देते, कभी हनुमान जी को उड़ा रहे हैं। मीडिया वाले आग लगा देते हैं, आप भी ना। अच्छा है, प्रमाण। सीधा सवाल है, सीधा जवाब दो। आलोक जी अपनी अपनी टर्न पे बोलिए। राजकुमार भाटी वेट कर रहे हैं काफी देर से। आलोक जी अपनी टर्न पे बोलिए, सबसे ज्यादा आपको मौका मिला है, शांत रहिए, बीजेपी का जवाब आने दीजिए प्लीज। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले बदला क्या है मैं बता दूं। जब हमारे देश पे हमला होता है तो मोदी जी सुनिश्चित करते हैं सेना को खुली छूट दी जाए। बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर होता है। राजनीतिक ये तरीका ठीक नहीं है। अच्छा गौरव भाटिया, आप अपनी बात को 30 सेकंड में कंप्लीट करिए। देन राजकुमार भाटी पहली बार भी नहीं बोले। 1.5 मिनट चाहिए होगा अपनी बात। हाँ, ओके। मैं बीच में किसी 40 सेकंड। देन राजकुमार। देखिए, मैंने बताया, फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे जब कांग्रेस की सरकार थी। 26/11 का हमला हुआ, उन्होंने कहा खुली छूट दीजिए, नहीं दी मनमोहन सिंह जी ने। लेकिन मोदी जी ने सुनिश्चित किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुस के ठोका पाकिस्तान को, क्योंकि भारत बाप है। ये फर्क है और जिससे आप जलते हो, आप जलते हो। सुनो, ये रुकिए सर, मैं आई कम इन सर। चिल्लाइए मत, अभी गलत शब्द लग के नागरिक आ रहे हैं। एक और बात बताता हूं, सबसे बड़े गद्दार कौन है? पिछवाड़ा पिछवाड़ा कर रहे थे, गंदे शब्द है, नहीं बोलना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। ये पाकिस्तान ने डॉजियर, बीच में ना बोले प्लीज, बोले जनता। आप बोलिए। उन्होंने आपको कहा बोला कुछ, आप बोलिए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला गद्दार कौन है? कहना कोई भी हो, सुनिए। अरे वो अपनी बात कह रहे हैं, उनको अपने अधिकार है। आपने किसी को बोला, क्या मतलब है? आप ये बताइए, मैंने कहा गद्दार कौन है तो इन्होंने तुरंत समझ लिया कि कांग्रेस का कोई होगा। अब मैं आपको 3 बातें बताता हूं, आप तय कर लीजिए, आप मोदी जी के साथ हैं या उधर जो हारती हुई भस्मासुर जो है पार्टी है। सबसे पहले जब इनकी सरकार थी, भस्मासुर कौन है? अर्थव्यवस्था का भट्टा किसने बैठाया? पर ये भस्मासुर शब्द इस्तेमाल करवाओगे यार आप पिछवाड़ा शब्द यूज कर रहे हो। हम क्या करें बताइए? मतलब आप बताइए, मैं क्या बोलूं किसी को? आप दोनों को मैं बोल रहा हूं। बिल्कुल भस्मा, एक सेकंड। आपने भी 100 शब्द बोले। एजेंडा चलाना चलवाओ यार। अरे एजेंडा नहीं, तो देशी एजेंडा चला रहा, फिर क्या करिएगा? अभी आपने आपकी देखिए, देश एजेंडा चला रहा, फिर ओके नहीं। आलोक शर्मा, देखिए राजकुमार भाटी अभी तक बोले भी नहीं है, ये 30 सेकंड अपनी बात तो कंप्लीट कर ले। 10 दिन का गोला बारूद भारत के पास बचा था। ये रिपोर्ट है, आर्मी के पास गोला बारूद नहीं था जब इनकी सरकार थी। आज बताइए जरा, सीएजी रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट आपको नहीं, बस सीएजी रिपोर्ट नहीं बता रहा हूं। अरे बताइए ना, सीएजी आजकल तो सीएजी मरी गया, आजकल तो उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं आती। 2018 के बाद आप अपनी टर्न पे बोले, वो अपनी टर्न पे बोले। सीएजी ने तो ये भी कहा था, आप बोलिए, बोलिए का घोटाला हो गया, वो घोटाला शांति। 10 साल तक पूरे देश को बदनाम करने में रफेल नहीं आए। नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया रफेल आए, जब गरजे तो पाकिस्तान डरा और कांग्रेस डरी, इसलिए गद्दार कहते हैं। कुछ नहीं बात, चुकी है।
हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे। 1,86,000 चीन को जैकेट क्लीन मोदी चिट जी ने देके दी। देश के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी चीन कहती की रही जमीनें कब्जे वाले 4 GVIP दिन से। चॉपर लाओ, मैं और राहुल गांधी उड़ूंगे। आप बताइए, जो सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट ना दे सके, धिक्कार है ऐसी पार्टी पे। अगले 50 साल कभी ये सत्ता में नहीं आने वाली, ये मेरा यकीन है। ओके ओके ओके, मैं रुक करता हूं। राजकुमार भाटी का, राजकुमार भाटी, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, लगातार विपक्ष हार रहा है चुनाव, ये बड़ी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है चुनाव पहले भी होते थे, हार जीत होती थी? भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारती थी, कांग्रेस भी चुनाव हारती थी, समाजवादी पार्टी भी चुनाव हारती थी और जीतते भी थे, ऐसे ही चुनाव जीतते भी थे। लेकिन ऐसा लगता है आप भी 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद 2022 का विधानसभा हारे, उससे पहले 2014 2017 में चुनाव हारे, लेकिन आपने कमबैक करा 2024 में, आपने स्ट्रैटेजी को रिवर्क किया, आप पीडीए लेकर आए और पीडीए ने डिलीवर करा समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी विपक्षी दल ये मानने को तैयार नहीं है? ममता बनर्जी भी दमखम के साथ लड़ रही है और उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के रथ को रोका है बंगाल के अंदर, लेकिन कांग्रेस इसको मानने को तैयार नहीं है, उद्धव ठाकरे इसको मानने को तैयार नहीं है। क्या लगता है आपको इसीलिए बीजेपी बार बार जीत रही है कि अपनी गलतियों से ऑपोजिशन की कई पार्टियां सीखती नहीं है? 20-20 घंटे मेहनत करके माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जिस तरह महाराष्ट्र की 3 पार्टियों को निपटाया है, किसी को ईडी का डर दिखा के, किसी को भ्रष्टाचार का डर दिखा के, चक्की पीसिंग दौड़ दौड़ के आ गई, विधायक खरीद के पार्टियां तोड़ी, अपराधियों तक का इस्तेमाल किया, फिर चुनाव आयोग। अब इस देश में ये बात चर्चा लायक नहीं रह गई है कि बीजेपी चुनाव में बेईमानी करती है और चुनाव आयोग उसकी मदद करता है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रमाण हो जाते हैं फिर उसकी चर्चा की जरूरत ही नहीं रहती। अब कोई हमें सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, ये प्रमाणित तथ्य है। जो चंडीगढ़ के चुनाव में प्रमाणित हुआ, जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो कैमरा के सामने बैलेट पेपर में निशान बना के बीजेपी को लाभ पहुंचा रहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो चंडीगढ़ का मेयर बीजेपी का बन गया था। महाराष्ट्र में 66 लोग निर्विरोध चुनवा दिए चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद करने के लिए। 66 लोग स्थानीय निकाय में निर्विरोध चुने गए हैं, जिनमें 43 बीजेपी के, 19 शिवसेना शिंदे के और 2 एनसीपी अजित के। बाकी पार्टियों का एक भी नहीं। अगर महाराष्ट्र के लोग इतने अच्छे थे कि वो निर्विरोध तय कर रहे थे तो एक आध विपक्ष का भी तो हो जाता। इससे साफ जाहिर है चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं, चुनाव में धांधली की जा रही है, चुनाव आयोग आंखें मूंदे हुए बैठा है। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बचाने के लिए जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये चुनाव इस बात का प्रमाण है। ओके 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 ओके, गौरव भाटिया जवाब इस बात का कि लोकतंत्र खतरे में है। वैसे बंगाल के अंदर भी निर्विरोध चुने गए थे कई सारे, ममता बनर्जी की बात ही आपको याद नहीं आई? ओके, बोलिए। सबसे पहले इन्होंने कहा सीबीआई और ईडी का डर दिखा के चुनाव जीत रहे हैं, सबसे पहले ये कहा। तो मैं इनको, मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के जो है संस्थापक हैं, सबसे बड़े नेता रहे, उनका बयान है जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीबीआई का डर दिखा के सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और अखिलेश यादव सर्वोच्च न्यायालय भी गए थे और सर्वोच्च न्यायालय से राहत पाए थे, ये शायद इनको जानकारी नहीं है। आपका अध्यक्ष नया आ रहा है, जो कि अब कार्यकारी अध्यक्ष है, पूर्णतः अध्यक्ष हो जाएंगे संभवतः 20 जनवरी के बाद। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि आप ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? एक छोटा सवाल जोड़ दूं, हाँ, चुनाव क्यों नहीं हुआ भाई? हाँ बिल्कुल, आलोक जी का भी सवाल है। चुनाव की ही प्रक्रिया चल रही है। अब अगर कांग्रेस पार्टी देखना नहीं चाहती तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आप फॉलो करिए, चुनाव हो रहा है। पर प्रस्तावक अगर मोदी जी बन जाएंगे, अमित शाह बन जाएंगे, राजनाथ जी बन जाएंगे तो सामने खड़ा कौन होगा? सुनिए, अब मैं अपनी बात रख लूं। अगर हाँ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा, देखिए यहाँ हमारे भाई बहन बैठे हैं, हर कोई देख रहा है कि ये भाजपा में ही संभव है कि एक जमीनी कार्यकर्ता मेहनत करके प्रधानमंत्री भी बने और अध्यक्ष भी बने। लेकिन समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, डिप्टी सीएम का दर्जा शिवपाल यादव के पास था और राज्यसभा में नेता राम गोपाल यादव थे। अक्षय यादव जो है वो जो है क्या कहते हैं एमपी थे, घर के सारे सदस्य एमपी थे। आप कहां जाना चाहेंगे? आप बताइए, ऐसी पार्टी में जहां मेहनत की कदर होती हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन, बीच में ना बोलिए प्लीज। अच्छा, राहुल गांधी के तो ये हाल है, राहुल गांधी इलेक्शन की प्रक्रिया ही है, प्रधानमंत्री प्रस्तावक बनेंगे, नॉमिनेशन होगा, इलेक्शन की प्रक्रिया। प्रस्तावक बनना, मैं कह रहा हूं नॉमिनेशन की डेट क्या है बता दो।
हाँ पूरा पूरा आएगा 19 तारीख को। अरे भाई, वर्किंग प्रेसिडेंट आपको पता चल जाएगा, अमीश जी, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। डेट आई है पूरी। ये वो पार्टी कह रही है जिसका अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे पता होता है आगे अध्यक्ष बनेगा, खुद को भारत रत्न दे देते भाई, हैं। मल्लिकार्जुन जवाहरलाल नेहरू खड़गे जी ने दलित परिवार से आए और कहां से कहां पहुंच गए। डायरिया हो गया है इनको। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी उस परिवार से हैं क्या? अच्छा मैं कह मनमोहन रहा हूँ सिंह इस परिवार चलिए से आप थे पूरी क्या? डिबेट में वो भी ऐसे ही जबरदस्त, मैं कह रहा हूँ नहीं, बिल्कुल एक एक करके ऑडियंस भी यही उनका तरीका है। अच्छा सवाल आप, अरे कोई ना कांपे, कोई ना कांपे भाई। अभी तो ये नतीजे आए हैं, अभी बहुत कुछ होगा। अभी अगर ये नतीजे देखकर राजकुमार भाटी, एक बात तो है, आपके दिल की धड़कनें भी बड़ी हुई हैं, कहीं उत्तर प्रदेश पे खेल ना हो जाए इस बार। नहीं, ये तो राजनीतिक लोगों को हमेशा चौकस रहना चाहिए। और आपको लगता है ये सब चौकस नहीं? आपके बिहार के नतीजे देख के और महाराष्ट्र इनका चौकस और फोकस का है। महाराष्ट्र के नतीजे देख के हम और ज्यादा चौकस हुए हैं और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा परिश्रम करेंगे। लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी उठ रहा था। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, पहला तो मैंने जब कहा कि बीजेपी सीबीआई से डराती है, ईडी से डराती है, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि कांग्रेस भी तो डराती थी। मैंने कहा ही नहीं भी, मैंने कहा आपकी पार्टी को डराया था। अच्छा, ये बोलूं नहीं कहा मैं? भी। अब बोलूं? अगर आप गलत बोलेंगे तो सही बोलूं? नहीं। बोलूं? मैंने ये भी बोला नहीं बोला। मैंने कहा मुलायम सिंह यादव जी कहते थे जिस कांग्रेस पार्टी की गोद में बेटा बैठा है उसके पिता को प्रताड़ित करने वाली कांग्रेस पार्टी। ओके राजकुमार भाटी जी के जवाब, राजकुमार भाटी जी बीच में नहीं बोले। भी नहीं बोला था। हाँ भी नहीं, ठीक है, बोला। आप भी नहीं बोला था। ठीक है, मान लिया, इन्होंने भी नहीं बोला। क्या बात है? अब मैं अर्थ तो जब भी एक ही रहेगा, भी को निकाल दो या भी को रख लो। अब एक मूर्ख अर्थ आदमी वही को रहेगा। समझ में नहीं आएगा अर्थ क्या है। मैं ये पूछना चाहता यही हूं, हालत है इनकी। सामने बहुत इसीलिए पढ़े एक लिखे पार्टी की नौजवान हालत है। बैठे हैं, सामने पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, अगर सतबीर नाम का व्यक्ति चोरी करते पकड़ा जाए तो उसका ये तर्क चल जाएगा कि मनबीर ने भी तो चोरी की थी, बलबीर ने भी तो चोरी की थी, सुखबीर ने भी तो चोरी की थी, ये तर्क चल जाएगा क्या? चोर को तो चोरी की सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी ने भी की थी। चोरी गलत है। एक इन्होंने ये कहा, अखिलेश यादव अध्यक्ष थे, शिवपाल यादव महासचिव थे, रामगोपाल यादव राज्यसभा में, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय समाजवादी पार्टी में ही होते थे जब ये सारी चीजें, उस समय समाजवादी पार्टी में होते थे। इन्हें जब खराब नहीं लगा, जब ये पैर छूते थे उनके सबके, उन सबके पैर छूते थे। बिल्कुल, जैसे ही सरकार बदली इन्हें वो खराब लगने लगे। वो बड़े हैं, उनके पैर छूता था और कोई मुझे इसमें मैं भी कर सकता हूँ ये तो। चलिए बात कहने दो यार, ये हालत है। राजकुमार भाटी ये जब मुझे नहीं बोलना दे रहे, नहीं आपको भी चलिए, मैं थोड़ा सा ही तो खराब बोल रहा हूं। सब लोग ऐसे करेंगे। ओके, मैं थोड़ा ही खराब बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है, हाँ बराबरी कर रहे हैं आप भी। ओके हाँ, चलिए। मैं बिल्कुल शांत अभी रहता हूँ जब सुनिए। ये बोलते हैं। अब गौरव भाटिया को मौका दीजिए अब आप ना। सुनिए। आपने कई हमले करे शर्त जवाब। ये कि आगे मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, वरना मैं आड़े आड़े करूंगा। अभी ये देखो, पैर कौन पकड़ रहा था? एक रेपिस्ट। ये क्या हो गया? ये रेपिस्ट, ये रेप करके पैर पकड़ रहा बोलिए। क्यों कहते हैं समाजवादी पार्टी? हिंदुओं को तो आतंकी बताते हैं। ये देखिए, ये जालीदार टोपी पहन के केवल मुसलमान बनेंगे। अब हो गया हो, अब देख अच्छा जी, राजकुमार भाटी मैं आपको मौका दूंगा, राजनीतिक हैसियत बताता हूं। अभी देखिए वो होगा, थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव कह रहे थे 300 पार, योगी जी ने ऐसा सही किया। ये देखिए 300 पार, 100 पे अटक गए और योगी जी दोबारा आ गए। इसलिए कह रहे जितनी हैसियत हो, जितनी चादर हो, उतने ही पैर पसारो। और अगर हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ बोलोगे, वो दिन भी दूर नहीं। अभी 27 के चुनाव आएंगे, सबकी जमानतें। ओके ऑडियंस, पब्लिक कुछ सवाल पूछेगी। सवाल पब्लिक का। आपका सवाल क्या है सर? क्या सवाल है? कुछ लिख के लाए आप? मेरा देश की उन पार्टियों के लिए एक संदेश है। क्या संदेश है बताइए? जो अपने को सेकुलर कहते हैं, किए होते यदि कार्य जन सेवा के, तो क्यों पूछनी पड़ती आपको लोगों की जाति? अपमान किया है तुमने सनातन का, तो चढ़ी रहेगी तुम पर 7.5। ओके, 7.5, ठीक है, चली रहेगी 7.5। आपका पॉइंट क्या है सर? मेरा पॉइंट ये है, मैं भाटिया जी से बताना चाहता हूं, भाजपा कितने ही जोर लगा हुआ है कांग्रेस को खत्म करने में। कांग्रेस बहुत बड़ा जहाज है, डूबते डूबते बहुत टाइम लगेगा। दूसरी बात, मतलब आप कह रहे हैं डूब रही है, पर हाँ डूब रही है, लेकिन डूबने में बहुत समय लगेगा।
कितनी उबर भी सकती है वापस। उबर भी सकती है, उबर भी सकती है। ठीक है। भाटिया जी कितना भी जोर लगा लो कांग्रेस को। और मलूक नागर कुछ कहना चाहते हैं? मलूक नागर बड़ी देर से आए नहीं है। मलूक भाई को अरे नहीं यार न्याय हो जाएगा। मलूक नागर बोलिए। पूरे देश की जनता के आधार पे देखें तो केवल 8.5% कांग्रेस है, और जिस तरह के बयान ये पाकिस्तान के फेवर में देश के खिलाफ देते हैं, आने वाले समय में सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुछ कहना चाहते हैं? मैं उत्तर देता हूं। मैं एक बात बतानी चाहता हूं, कांग्रेस पे 7.5 ही चढ़ रही है, अभी बताइए उन्होंने। और ये जो इनके साथ में जो है ना, जब तक ये 7.5 ही रहेगी, इन पर शनिचर कौन है आपको क्या लगता है 7.5 वाले? 7.5 है इनके साथ में जिन पार्टियों के जोड़ लेते हैं, वो पार्टियों को अगर ना जोड़े तो भी इनकी 5-6 सीट तो फिर भी एक आलोक शर्मा एक दिल से सवाल है। एक दिल से सवाल है। बिल्कुल एक दिल से मेरा सवाल है। देखिए कांग्रेस इस देश की प्राइम ऑपोजिशन पार्टी है। कांग्रेस को एक नेचुरल बेनिफिट मिलता है। जब बीजेपी अगर कमजोर होगी तो एक नेचुरल बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई दोराई नहीं है। इस देश के कई बड़े राज्यों में, यूपी में कांग्रेस कई वर्षों से नहीं आई है, बिहार में कई वर्षों से नहीं आई है, बंगाल में तो बहुत सारे वर्षों से नहीं आई है। कब लगभग 40 साल हो चुके हैं, 40-45 साल हो गए। यूपी में भी लगभग 40 साल ही हो चुके हैं। बिहार में स्थिति ऐसी है। दिल्ली में एक टाइम में आपकी 3-3 बार यहां पे सरकार रिपीट हुई, 2-2 बार सरकार रिपीट हुई, लेकिन उसके बाद आप वापस नहीं आ पाए, शून्य पर है। क्या आपको लगता नहीं है कांग्रेस का लेफ्टीकरण कांग्रेस को डैमेज कर रहा है? और जो कांग्रेस के लिए बोलता है, मैं नाम कोट करूंगा, नाना पटोले जैसे नेता, जो कांग्रेस के लिए बोलता है वो टारगेट हो जाता है, कांग्रेस के भीतर भी कांग्रेस के बाहर भी। सीधी सी बात है मेरा। देखिए देयर इज अ प्रॉब्लम। एक अभी सुने नहीं देखिए, मैं पर्सनल किसी पे नहीं बात करता, लेकिन एक अभी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, 10 साल से सांसद थे बिहार में। उन्होंने अडानी का एक भ्रष्टाचार सामने उजागर किया, पार्टी से बाहर कर दिया। वो भूल गए आप? आर.के. सिंह नाम था जिन्होंने थ्योरी दी थी वो, लेकिन उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। हाँ, पार्टी में कमियां हो सकती हैं, अमीश भाई की बात से मैं सहमत हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन सब कुछ कांग्रेस से अपेक्षा की जा रही है कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही। कांग्रेस, अरे भाई कल ही कनाडा की सरकार ने कहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सरकार चला रही है। हमारे विदेश मंत्रालय का एक बयान नहीं, कोई रिवर्ट नहीं है। अब आपने कहा महाराष्ट्र में ये हो गया, फलाना ये हो गया। महाराष्ट्र में लोकसभा 1 साल पहले था, 1.25 साल पहले कांग्रेस की ज्यादा सीटें थी बीजेपी की। कांग्रेस की इतना जल्दी चौड़ा भीड़ा नहीं होना चाहिए इंसान को। पिछले लोकसभा के चुनाव में ही हमने बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया। समय बदलता रहता है, और उसके बाद वोट चोरी हुई। जब लोकसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। एक सेकंड, फिर भी आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन खराब है। लोकसभा में क्या हमने अच्छा प्रदर्शन किया? मेरा क्वेश्चन है सारे अपोजिशन लीडर से। लाइक आपने कहा कि लिस्ट चाहिए हमको, लिस्ट किससे चाहिए? पाकिस्तान से? कितने राफेल गिरे? आप लिस्ट किसकी मानते हो? आपकी आर्मी आपको लिस्ट देती है, आपकी गवर्नमेंट आपको लिस्ट देती है, आपको नहीं माननी। आपने कहा गद्दार कौन है? मतलब आपके हिसाब से हर वो इंसान गद्दार है जो बीजेपी को वोट दे, जो मतलब जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा किसी ने नहीं बोला। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। आपने कहा कि बीजेपी जो है हिंदू रक्षा वाली पार्टी है। सर, नागपुर में जो मरे वो कौन थे? जो एम्स के बाहर जो लोग हैं वो मर रहे वो कौन थे? जो बांग्लादेश में जो लोग मर रहे हैं वो कौन थे? और हाल ही में कॉलेज का नाम वैष्णो देवी कॉलेज है, उसको नाम हटा दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, उस पर भी आप खुश हो रहे हो? सर, चाहे पटना से लेके तिरुवनंतपुरम तक और दिल्ली से लेके मुंबई तक, सर क्या विपक्ष जनता के मुद्दों को समझने में नाकाम साबित हो रही है? इस पूरी डिबेट के अंदर एक इशू था जिसको हमने नहीं डिस्कस किया, वो थे नीतीश राणे। उस चीज का समर्थन किया गौरव भाटिया जी ने। हमारे वरिष्ठ मित्र, सुन लीजिए, हमारे वरिष्ठ मित्र, एक मिनट देखिए, गौरव भाटिया ने समर्थन, पर आपकी पार्टी के नेता आपने डिनाई भी नहीं करा। डिनाई कर दीजिए आप बोले नीतीश राणे पे कार्रवाई होगी, ये बोलने पे कार्रवाई होगी, भगवान क्या नीतीश राणे पे कार्रवाई होगी? ठीक है, अभी बोल रहे हैं कार्रवाई होगी ना। राहुल गांधी जब कहते हैं चौकीदार चोर है, शांति सुनिए, जज्बा क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, अभी बता दो। लेकिन इनको पहले कहिए चुप करें। ये जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता की आपने नहीं दी, वो आप सोचिए कांग्रेस के प्रवक्ता की शांति। आलोक शर्मा प्लीज, आप जवाब तो उनको, आपको सभी सवाल पूछते हैं, उनको मौका तो देने दो। नीतीश राणे ने गलत बोला, आपको लगता है? मैं इतना कहूंगा, नहीं बोल सकते ना, गलतों की पार्टी है, सारे गलत है। अच्छा ठीक है, सारे गलत है, आप लोग सब गलत है भाई। जब देश के प्रधानमंत्री 80-20 करते हैं तो राणे क्या करेगा? आप बताइए, सारे लोग, कांग्रेस पार्टी एक
पोस्टर रिलीज करती है, प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा होता है, बाद में डिलीट कर कांग्रेस देती पार्टी ने है। सर बोलिए, गायब, अरे चुप रहे, चुप रहिए, चुप रहिए। कभी कहीं अरे सर गायब है तो और क्या होगा, और क्या कह रहा है? गायब पोस्टर था, गायब पोस्टर। गायब होना बहुत चीज है। सर गायब था, सर गायब छोड़िए। था। सांसदों अच्छा, के लगते सुनिए, रहते हैं। ये पूछिए, लेकिन मुझे केवल ये बता दो, इंदौर में जो लोग मरे हैं वो हिंदू थे, मुसलमान थे। पूछेंगे, गलत था। अगर वो पोस्टर गलत नहीं तो डिलीट भी तो हुआ था वो पोस्टर। मैं फिर कहूंगा, डिलीट हुआ था ना वो। महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में अपोजिशन बहुत अच्छी तरह से जीता, फिर 56 लाख वोट बढ़ गए 5 महीने के अंदर, और महाराष्ट्र का चुनाव में विधानसभा में स्वीप हो गया। पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन जिताता है। ठीक है, आप बताइए, केवल जो चक्की पीसिंग था उसको क्या किया आपने? महाराष्ट्र की फाइनेंस मिनिस्ट्री की कुंजी पकड़ा के दे दी, जो जिसके ऊपर सीढ़ी निकालते थे। क्या कांग्रेस अपनी गलतियों से, विपक्ष अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा? देश के गृह मंत्री ने भी बताई थी कि 370 का विरोध करोगे, राम मंदिर का विरोध करोगे तो जीतोगे कैसे? कांग्रेस देश में अगर ये इनका एक्स चीफ मिनिस्टर एमओएस प्रधानमंत्री कार्यालय चौहान अगर कहेंगे पहले दिन पाकिस्तान जीता, या मणिशंकर अय्यर जैसे लोग कहेंगे कि अपना युद्ध उनसे नहीं लड़ना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, तो इन्हें फिर तो पाकिस्तानी कहते हैं। देश का गद्दार फिर कौन हुआ? ये गद्दार औरों को कहते हैं, तो गद्दार तो देश के फिर यही हुए। एक मिनट, वो कह रहे हैं कि ये तो देश से गद्दारी हुई, मलूक नागर कह रहे हैं। बिल्कुल, देश के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, उससे हम नहीं लड़ सकते हैं। ये गद्दारी है कि नहीं? ऑडियंस से सवाल, मैं आ रहा हूं। ओके गौरव भाटिया, मैं आ रहा हूं। ऑडियंस से एक दो सवाल। और क्या सवाल है? इन डेमोक्रेसी ओपोजिशन प्ले ए मेजर रोल, पर मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। क्या मोदी जी डेमोक्रेसी को मिटाना चाहता है या कांग्रेस को मिटाना चाहता है? ओके, डेमोक्रेसी को, पर डेमोक्रेसी में तो ओके आपकी पॉइंट, ये उनका पॉइंट, आपका पॉइंट क्या? सर, मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, पहला प्रश्न, कि अगर ईवीएम पे इतना ही संदेह जताया जा रहा है तो क्यों लोकतंत्र में पारदर्शिता और जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए चुनाव बैलेट पेपर पे क्यों नहीं कराए जा सकते? और दूसरा प्रश्न विपक्षी दल से है मेरा, अगर विपक्षी दल को सच में ही इतनी दिक्कत है ईवीएम से, तो वो खुद क्यों नहीं एक अलायंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं? सुप्रीम कोर्ट पे कुछ नहीं हुआ है। ओके जाओ, ओके गौरव भाटिया। अगर किसी को संदेह है तो ये लोकतंत्र कानून से चलेगा, आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए, संविधान के हिसाब से चलिए। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल उठाया, ईडी पे उठाया, सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने 12 पार्टियों की याचिका रद्द कर दी। और ईवीएम पे मैंने जजमेंट पढ़ा, वीवीपैट पे पढ़ा, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे पढ़ा। उसके बाद अगर ये ना माने तो कोर्ट जो है ईवीएम में नहीं, राजकौर भाटी, मैं आपके आलोक शर्मा प्लीज शांति। राजकौर भाटी, एक बार भी नहीं आए वो अभी तक। चुनाव में हारना जीतना धूल चटाना नहीं होता, बहुत विनम्रता से जीत को स्वीकार करना चाहिए और हिम्मत के साथ हार को स्वीकार करना चाहिए, और हार को भी स्वीकार करना चाहिए। मैंने कहा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 2012 के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 47 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, और 15% वोट मिला था। हम बुरे से बुरे हालात में भी 21 से नीचे नहीं गए कभी, और 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। सही, तो इतने अहंकार में नहीं आना चाहिए, समय बदलता रहता है। अब हमने इन्हें 24 में फिर हराया है और 27 में हराएंगे, तो ये तो हार जीत चलती रहती है। ओके गौरव भाटिया, इस बात का जवाब बोले, जीत में अहंकार नहीं होना चाहिए। आप जीत रहे हैं लेकिन अहंकार मत। देखिए, यहां मैं हूं, जो मेरा लीडर कहेगा वो पार्टी लाइन होगी, ठीक है? अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, सबने ईवीएम पे सवाल उठाए हैं। मैं रिकॉर्ड पे कहता हूं, प्रवक्ता कैसे आगे कहता है, मैंने विनम्रता से स्वीकार लिया, हार गए। अपने लीडर्स को कहिए अखिलेश यादव गलत है। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूं, देखिए ये कहते 2024 आप कह रहे हैं इन गलत है, मैं ये कह रहा हूं जो प्रक्रिया है बिल्कुल सही है, और अगर किसी को परेशानी है तो वो न्यायालय जा सकता है। स्पष्ट बात कह रहा हूं। गलतियां तो हैं इलेक्शन कमीशन में, सरकारी तंत्र में, ये एक बात है, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि हमें लड़ना पड़ेगा जीतने के लिए। तो सॉरी फेस लेकर के, एक सेकंड सर, एक सेकंड देखिए, सुन तो लीजिए ना। लेकिन वो कह रहे आपको कोर्ट में विश्वास है कि नहीं है? लेकिन इससे बड़ा गंभीर आलोक शर्मा शांति, विवेक बोल रहे हैं ना। गंभीर प्रश्न, इससे बड़ा गंभीर प्रश्न इस देश के सामने आपकी आइडियोलॉजी का है। 12 जनवरी को नगर कीर्तन ऑकलैंड में निकल रहा था, सिखों का, सरदारों का घेर लिया गया वहां के मौर्य और ईसाइयों द्वारा, और प्ले कार्ड लिख करके बोला गो बैक, दिस इज न्यूजीलैंड नॉट इंडिया। क्योंकि यहां पे जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं नितेश राणे, तो उसका रिएक्शन बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में हमारे मंदिरों पे हमला होता है और कहा जाता है ये हिंदू अपने देश में माइनॉरिटी को सुरक्षित नहीं रख सकते। यह है उस हिंदूवादी राजनीति का अंश
जिसको आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। कौन सनातन? क्या सनातन रुक गया था? सनातन कभी नहीं रुका। कांग्रेस की सत्ता थी, मंदिर तब भी थे, संत महात्मा तब भी थे, पूजा पाठ तब भी थी। ये जो आप कर रहे हैं, देश का नाम, हिंदुओं का नाम काला कर रहे हैं, और पूरे विश्व में हमारे बच्चों को वहां से वापस आना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा ऑपोजिशन और लोकतंत्र पे, आप हिंदू पे चले गए। ओके, देखिए, भारत का मुंह ना कभी काला हुआ है ना होगा, लेकिन कालक पोतने का प्रयास पता है कब हुआ था? जब 1962 से चीन से युद्ध चल रहा था और ये लोग चीनी के साथ खड़े थे और भारत के साथ नहीं खड़े। बीच में ना बोले अमीर भाई, मैं अब क्या बोलिए आप? इनटॉलरेबल शर्मा, आप बीच में ना बोले, अपने टाइम पे बोलिएगा। ये पता है क्या, मुंह का बवासीर है ये, राहुल टैक्टिक है। आओ कूदो, रायता फैलाओ, भाग जाओ। मोदी ये की क्लीन चिट आते जाता कुछ नहीं है इनको, आते जाता एक शब्द नहीं बोले, ठंडी नहीं आता। चलिए चुनौती है, पूछिए सवाल, एक मैं पूछूंगा एक आप अभी। हाँ पूछिए, चलिए हो जाए, सभ्यता के दायरे में। ओके, मैं आता हूं बीच में, मैं आता हूं बीच में, सभ्यता के दायरे में। ओके ओके, आप दोनों आगे आइए, आगे दोनों आइए, दोनों आइए। ओके 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 ओके, गौरव भाटिया क्या सवाल है? सवाल नहीं, आप उनसे पूछिए पहले, उनसे पूछिए। बोला ओके ओके ओके, मेरा सीधा पहला सवाल है, इंदौर में जो 2 दर्जन से ज्यादा लोग मरे, वो हिंदू थे या मुसलमान? उत्तर दें। ओके, वो हिंदू थे या मुसलमान? हिंदू मुसलमान का चश्मा ये पहनते हैं, हमारे लिए सब भारतीय हैं और इनको ये भी ज्ञात नहीं है। चेक करें सारे लोग, जो बच्चे मरे, कॉफ सिरप जो आता है, कॉफ सिरप आया तमिलनाडु से और इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और मध्य प्रदेश में जब घटना हुई तो हमारे मुख्यमंत्री स्वयं परिवारों से मिले और सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक भी बच्चे की जान न जाए। ये फर्क है। मेरा सवाल मेरा सवाल, आपका सवाल है, उनका सवाल, छोटा सवाल। अब इनसे ये पूछिए, 1984 के दंगों में जो सिख मारे गए थे हमारे भाई बहन, उनके लिए आज तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने माफी क्यों नहीं मांगी? गलत है? पूछिए जरा, 1984 में गलत है कि नहीं? 1984 में सिख दंगे हुए, कांग्रेस के नेताओं के नाम हुए, नाम आए सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, आरएसएस के भी 100 से ज्यादा लोग। ये लीजिए, अखबारों में आज भी कटिंग्स हैं आरएसएस के लोगों के ऊपर। अरे भाई सुन तो लो ना यार, सरकार हमारी थी तो आरएसएस पे केस नहीं होंगे क्या? क्या तर्क देते हो यार? चुनौती दी तो मैं फिर कहूंगा, मैं उत्तर दे रहा हूं भाई, मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, उत्तर दे। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती। ये राजीव गांधी ने कहा था शांति शांति राजीव गांधी ने शांति। ओके, शांति सुन तो लो, फंस गए। वो बाबू बजरंगी के बयान सुन लो 2002 के, मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूं। बात यह है, देश के प्रधानमंत्री ने और कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली, और माननीय राहुल गांधी जी, अब आप बोले, आपके बात है, माननीय राहुल गांधी जी ने, देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह ने और कांग्रेस ने ऑफिशियली माफी मांगी उसके लिए। ओके ओके, अब सुनो, एक अब सवाल मेरा है ना। नहीं, अब सवाल होगा, एक एक सवाल बहुत था, एक जनता के एक सवाल लूंगा, अपनी अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी अपनी बात को रख सकते हैं। क्या सवाल है आपका? सर भाटिया जी से एक सवाल है सर। अभी सर चाइना की आपने बात किया है सर, तो सर चाइना से 62 में आपने विरोध किया, फिर सर अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर से आप लोग क्यों मिल रहे हैं सर? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर से आप क्यों मिल रहे हैं? गौरव भाटिया, पब्लिक से सवाल आया है। बिल्कुल, मुझसे आपने सवाल पूछा ना, मैं आपको बताता हूँ, पार्टी टू पार्टी मीटिंग हुई है जिसमें सरकार, कौन सी पार्टी? आप देखिए, अभी उत्तर नहीं देने देंगे, आरएसएस से भी मिले, बताओ। ये कौन पार्टी सवाल पूछ रही है जो एमओयू साइन कर रही थी राहुल गांधी और शी जिनपिंग? तो फिलहाल ये देश है हमारा के आज के एडिशन में इतना ही। आपको ये एडिशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपको मेरा नमस्कार।